हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। और उस वन डायमेंशनल मोशन में हमने काफी सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं इसी कड़ी में। थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या है? एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश रेखा के अनुदिश इस प्रकार गति कर रहा है कि इस प्रकार गति कर रहा है कि वह कुल दूरी का प्रथम आधा भाग दो समान समयांतराल के साथ चाल v1 व v2 से चलता है तथा दूसरा आधा भाग v3 से चलता है। तो औसत चाल ज्ञात करो। आ जाओ। तो भाई बच्चों, क्या है? एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गति कर रहा है कि वह कुल दूरी का प्रथम आधा भाग, सुनिएगा, वह कुल दूरी का प्रथम आधा भाग जो है वो दो समान समय अंतराल के साथ v1 व v2 से चलता है तथा दूसरा आधा भाग v3 से चलता है। सो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए भाई बच्चों, तो यहां पर आपका ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और सब लोग आ गए हो। तो बच्चों, आप सब लोगों को जो है वो डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाई। आशा करते हैं कि आप सब लोग एक अच्छे डॉक्टर बनो, है ना? तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन अपना ये है। ठीक है, तो इसमें बात ये बोली गई है बच्चों की टोटल दूरी है सर, उस दूरी का पहला आधा भाग वो दो अलग अलग समय अंतरालों के साथ v1 v2 से चलता है और उसका दूसरा आधा भाग जो है वो v3 से चलता है। ठीक है ना? कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर क्या था कि सर, कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें यह था कि अगर एक रास्ते को आप बराबर दो समय में तोड़ते हो तो औसत होता है v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, और एक रास्ते को आप बराबर दो समय की बजाय बराबर दो दूरियों में तोड़ते हो तो आपका औसत आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस तरीके का अपना क्वेश्चन था। लेकिन आज तो ये तीन भागों में टूट रहा है। और किस तरीके से टूट रहा है मैं एक फोटो बना के आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना। ये एक रास्ता है ना? मान लो कि ये कोई रास्ता है ए से बी, इसकी कुल दूरी है 2x। कुल दूरी जो है वो कितनी है? 2x। उसमें से बच्चों
जो ये मान लो इसका मध्य बिंदु है सी, तो उसमें से पहला आधा भाग यानी ये जो x दूरी है और जो दूसरा आधा भाग है ये भी x दूरी है, तो पहले आधे भाग को भी उसने दो भागों में तोड़ा। पहले आधे भाग में भी दो समान समय अंतराल के साथ v1 और v2 में से चलता है, तो पहले आधे भाग में भी उसके पास दो वेलोसिटी थी, ये v1 और ये v2। अगर ये t टाइम के लिए थी तो ये भी कितने टाइम के लिए थी, t टाइम के लिए। और दूसरा जो आधा भाग बचा आपको वो बचा बच्चों आपका v3, जो दूसरा आधा भाग है आपका वो क्या बचा, v3। तो औसत आपको बताना है। काफी बच्चों ने आंसर बता दिया है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और सारे लोग आंसर बताइए भाई बच्चों। ओके, तो क्या रहेगा, अगर हमने दो चीजें सीखी है, समय बराबर है ना सर, समय बराबर है तो v1 प्लस v2 बाई 2 होता है, और दूरी बराबर है तो 2 गुणा में v1 प्लस v2 डिवाइड बाई दो गुणा में v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 होता है। तो सुनिएगा बच्चों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां से यहां तक पूरा औसत निकालना है, उसमें तीन अलग अलग वेग है, तीन अलग अलग चाल है। तो पहले आधे भाग पर, पहले आधे भाग में भी वो दो अलग अलग वेग v1 और v2 से चलता है, और दूसरा जो आधा भाग है उसमें वो किससे चल रहा है, v3 से चल रहा है। तो मैं यहां पर क्या करूं बच्चों कि अगर ये वाला, ये यहां से यहां तक का मैं औसत निकाल दूं, यहां से यहां तक का, a से c तक का औसत बताओ, तो a से c तक, a से c तक क्या सीन है, आप आगे वाला भूल जाओ, एक बार आगे वाला भूल जाओ, सिर्फ इतना ही याद रखो कि a से c तक। तो a से c तक का क्या सीन है, तो सर a यहां है और c यहां है, तो a से c तक मेरा क्या है, v1 और v2 दो अलग अलग चाल से चल रहा है, लेकिन सर यहां पर समय बराबर है। तो समय बराबर है तो a से c तक का एवरेज निकालना हो मेरे को, उसको मैं v नोट बोल दूं, कुछ क्या बोल दूं, v नोट। तो a से c तक का जो मेरा एवरेज आएगा वो आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। a से c तक का एवरेज क्या आ गया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, सीधा आ गया। बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि सर a से c तक उसके पास दो वेग थे v1 v2, लेकिन समय बराबर था, तो यहां से यहां तक का एवरेज मैंने बता दिया। चलिए, तो उस एवरेज को मैंने एक बार क्या बोला, v नोट। अब मैंने दूसरी फोटो बनाई कि भाई a से c और c से b दोनों दूरियां बराबर है, ये दूरी x है तो ये दूरी x है। चलिए, यहां से यहां दो वेलोसिटी थी जिनको मैंने एक में बदल दिया, और मैंने बोल दिया कि a से c तक ये v नोट रहेगा और c से b तक आपका v3 अलग से दिया हुआ था। तो अब क्या हो गया कि सर अब वही क्वेश्चन बन गया कि एक कण दो बराबर दूरियां x और x अलग अलग चाल से चलता है, जहां पर चाल एक की v नोट और एक की क्या है, v3 है। तो एवरेज क्या आएगा भाई, तो सर एवरेज का फॉर्मूला सीधा है अपने पास, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई, तो 2v1 a से c तक वाली क्या है, v नोट, यहां से यहां वाली क्या है, v3 डिवाइडेड बाई v नोट प्लस v3। और जहां पर आप लोग लिखोगे कि भाई v नोट क्या था, तो v नोट क्या था, ये वाला, v नोट क्या था, ये वाला था, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 2v नोट क्या था कि सर v1 प्लस v2 बाई 2 और v3 की जगह v3 डिवाइडेड बाई v नोट की जगह v1 प्लस v2 बाई 2 और v3 की जगह v3। सोल्व कर लो बच्चों, आंसर आपका आ ही जाएगा। 2 से 2 आपका क्या हो गया, कट हो गया, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कट हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, तो सर 2 से 2 आपका कट हो गया, तो ये यहां पे 2 से 2 कट हो गया, ऊपर आ गया 2v1 v2 इंटू v3 डिवाइडेड बाई यहां आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v3। चलिए भाई बच्चों, ये आपका आंसर है। बताइए ये क्या लिख दिया भाई। ठीक है ठीक है, एक बच्चा एक बार ही बताएगा। बिल्कुल संजना सिंह जी, बिल्कुल, हाँ। तो भाई क्या है, एक कण जो है वो सरल रेखा पर गति कर रहा था, ठीक है सर, और उसके दो भाग तोड़े हमने दूरियों के, ठीक है। तो दूसरे भाग में तो वो v3 से चला, लेकिन सर जो पहला भाग था ना दूरी का, उसमें वो एक स्पीड से नहीं चला, उस पहले भाग को भी उसने दो बराबर बराबर समय अंतरालों में तोड़ दिया, एक में t से चला और एक में t से चला। तो हमने क्या किया कि पहले यहां से यहां तक का तो एवरेज निकाल लें, ताकि इनका तो एक हो, पहले आधे भाग का तो क्या हो, एक हो, तो वो एवरेज मैंने निकाल दिया, तो फिर अपना आसान से क्वेश्चन बन गया। हाँ भाई बच्चों, हाँ ना बोलिए, अरे हाँ ना बोलो भाई, बात क्लियर है ना।
ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका आसान सा, कुछ ज्यादा नहीं करना होता। हम लोगों को जो चीजें आती हैं उनको इधर से उधर, उधर से इधर अप्लाई ही करना होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है ना। समझ गए? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही करना है अपने को ना, ज्यादा ये नहीं करना कि ठीक है। ओके, है ना। अरे ये दो लघुत्तम लेंगे ना भाई, करके देखा करो बेटा, दो लघुत्तम लोगे ना तो ये 2v3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ भाई, जो नए बच्चे हैं उन सबका स्वागत है। कुछ नहीं, थोड़े बेसिक मैथमेटिक्स हुआ है तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद में आप लोग आराम से ये पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे दो लघुत्तम लेंगे तो दो उधर गुणा हो जाता है भाई, ठीक है ना। राकेश सिंह जी, सीमा जी, आप लोग पूछ रहे हो दो क्या है, एक बार पेन कॉपी से इसको सोल्व करके देखना बेटा। ये जब सोल्व करोगे तो दो लघुत्तम लोगे ना, तो दो लघुत्तम लोगे तो दो इधर आ जाएगा, और कुछ नहीं है ना। ओके, टेंशन मत लेना, कर लिया करो। हाँ भाई, अब मैं आज आपको थोड़ा सा आगे कुछ पढ़ाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आगे का अपना जो टॉपिक है वो है एक्सलरेशन। ध्यान से सुनना इसको, 1D में यहां तक ही चीजें हैं, ये पढ़ लेंगे तो आगे वाली चीजें तो बड़ी आसान है अपने लिए, सीधा इनका एप्लीकेशन है। एक्सलरेशन क्या होता है? तो एक्सलरेशन की अगर हम बात करें थोड़ा सा कि कि एक्सलरेशन क्या है, तो एक्सलरेशन की बात करें तो दिमाग में एक्सलरेशन बोलते ही नाम क्या आता है कि सर, एक्सलरेशन बोलते ही नाम आता है कि किसी की वेलोसिटी, किसी की स्पीड चेंज हो रही हो, ठीक है ना। किसी की वेलोसिटी, किसी की स्पीड जो है वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेट किया, त्वरित किया, ठीक है ना। तो त्वरण का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सलरेशन। ओके, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, सिंपल सा, ठीक है ना। तो हम लोग अगर त्वरण की परिभाषा दें तो त्वरण की परिभाषा क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर जो है उसको त्वरण कहते हैं, त्वरण को ए से लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है अपने को, ठीक है। तो भाई, वेग में परिवर्तन की जो दर है उसको त्वरण कहते हैं। अब त्वरण होता कैसे है, ध्यान से सुनिएगा कि सर दो टाइप के होते हैं। पहला आ गया आपका औसत त्वरण। क्या आ गया, औसत। तो औसत त्वरण यानी वही चीजें, औसत यानी एवरेज, एवरेज एक्सलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर होता है, बिल्कुल। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये आपका त्वरण हो जाएगा। वेग में परिवर्तन, समझते रहना बात को, वेग में परिवर्तन, ठीक है ना। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाई टाइम आपका हो जाएगा डेल्टा टी, कि कितना टाइम लगा उस वेग में परिवर्तन होने को। अब वेग के पास तो क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो अगर दिशा परिवर्तित होगी तो भी त्वरण होगा। कई बार परिमाण नहीं बदलता है, यानी पार्टिकल चल रहा था 10 मीटर प्रति सेकंड से, अब भी 10 मीटर प्रति सेकंड से चला जा रहा है, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। तो दिशा बदल गई तो हम लोग कैसे उसमें परिवर्तन निकालेंगे, क्या करेंगे, वो चीजें भी होती है, ठीक है ना। और बच्चों यहां पर अगर बात को करें कि इसकी यूनिट क्या हो गई, इकाई क्या हो गई, तो यूनिट को आप क्या बोल सकते हो कि सर वेग है मीटर पर सेकंड, बिल्कुल, डिवाइड बाय टाइम सेकंड, तो आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको कोई डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो है तो एकदम बच्चों वाली बात, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, तो सर वो L1T-2 आ जाएगा। अच्छा क्लियर, यहां पे इसके ऊपर मैंने लगा रखा है, क्या लगा रखा है, तो सर क्लियर इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब ये क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आप सबको पता है, तो जो नहीं पता है वो भी सुन लो, जो पता है वो तो बता दिया, जो नहीं पता है वो भी सुन लो। ओके, तो बिल्कुल नोट तो करना ही है, और क्या करोगे, अगर आप नोट नहीं करोगे जो लिखवाते हैं तो क्या करोगे बताओ। औसत त्वरण तो औसत त्वरण के बारे में क्या लिखोगे कि सर औसत त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय टाइम।
देखो मैं दो ही परिभाषा बताता हूं और परिभाषा यानी दो सूत्र बताता हूं सीधे। औसत वेग का एक ही चीज बताया और इंस्टेंटेनियस पे चले गए, वही काम यहां पर है। औसत त्वरण का क्या मतलब हो गया, जब औसत आए तो परिवर्तन, बड़े वाला परिवर्तन, ठीक है ना, बड़े वाला परिवर्तन। तो औसत आए तो बड़े वाला परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय टाइम। लेकिन अगर बोला जाए तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण का मतलब आपका हो गया ए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस तो ये कब आता है, तो आपको वहां पे वेलोसिटी के टाइम पर बताया था क्लियर सा, क्या बताया था कि ये जो समय अंतराल है, ये जो समय अंतराल है वो बहुत छोटा हो जाए, उस समय जब ये समय अंतराल बहुत छोटा हो जाए, डेल्टा टी जो है वो आपका टेंड्स टू जीरो हो जाए, जो डेल्टा टी आपने लिखा है यानी ये जो समय अंतराल लिखा है वो टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो ये आपका बन जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, डीवी बाई डी टी के बराबर। किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी टी के बराबर। तो यानी वेलोसिटी में परिवर्तन की जो दर है उससे हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है ना। क्या हो जाता है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। ओके ठीक है, तो भाई ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया अपना। अब इंस्टेंटेनियस, जैसे वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं मैंने बताया था, तो उसी तरीके से एक्सेलरेशन के भी तीन होंगे, डी बाई डी। अगर आप लोग वी एक्स वाली बोलोगे तो उसको डी टी के साथ कर देंगे, अगर आप डी वाई वालो वी वाई तो वो डी टी के साथ, ठीक है ना, और वी जेड वाली तो वो भी डी टी के साथ। तीनों साइड की वेलोसिटी तीन साइड की होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, तीनों साइड में होगा। वेलोसिटी तीनों साइड की होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, तीनों साइड में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप, ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा, या ए एक्स के ऊपर आप वेक्टर लगा दो, यानी इनके ऊपर अगर आप वेक्टर लगाते हो तो ठीक है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ऐसे तीनों साइड के एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएंगे। ओके ओके चलिए भाई, हाँ देखिए एक बार पूरा देख लीजिए, फिर हमें इस पे क्वेश्चन करने हैं। क्या है कि सर एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो होता है वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। दो टाइप के त्वरण होते हैं, औसत। अगर कोई आपसे औसत पूछे तो अभी ये बातें बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, औसत पूछे तो क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी अंतिम वेग क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, डिवाइड बाई टाइम डेल्टा टी, ठीक है ना। इसकी यूनिट यानी इकाई या मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर वी में सूत्र बोले तो L1 T - 2 हो जाएगा। राशि क्या है, ये एक सदिश राशि है। लेकिन अगर आपको औसत नहीं पूछे, आपको ये नहीं पूछे कि सर प्रारंभिक वेग ये था, अंतिम वेग ये है, कहीं बीच में ऐसा रहा, औसत नहीं पूछे, आपसे सिंपल ये पूछे कि भाई तात्क्षणिक त्वरण बताओ, यानी किसी इंस्टेंट पे बोल दिया गया कि t बराबर 2 पर बताओ, t बराबर 3 पर बताओ, t बराबर 4 पर बताओ, ये बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इंस्टेंटेनियस जो है, तात्क्षणिक जो है वो क्या होगा, तो उसके लिए आपका टाइम इंटरवल तो बहुत छोटा हो जाता है, तो सीधा आपकी वेलोसिटी दे रखी होगी, उसका डिफरेंशिएशन कर देना। अब सर वेलोसिटी तो तीनों में होगी, एक्स साइड में भी होगी, वाई साइड में भी होगी और जेड साइड में होगी। एक्स वाली को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स साइड का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वाई साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो वाई साइड का मिल जाएगा, और जेड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो जेड साइड का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन है। हाँ ना बोलो भाई, बात क्लियर है, कर लोगे। इस पे हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है। त्वरण बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सीधी सी बता दें। हाँ ना बोलो। ठीक है, ओके भाई। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एकदम छोटे छोटे, आप लोग बता दोगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे ना। देखिए t बराबर 0 पर एक पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी 10 मीटर पर सेकेंड। ये घूमते 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 ऐसे आया और t बराबर 2 पर इसके पास वेलोसिटी ऐसे हो गई 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। तो इसका आपको निकालना है औसत त्वरण ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन ही आपके पास बहुत आसान सा है, औसत त्वरण ज्ञात करो, औसत त्वरण ज्ञात करो। बता दीजिए भाई, औसत त्वरण ज्ञात करो। नहीं इतना बहुत है भाई, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। हाँ भाई, औसत त्वरण ज्ञात करो।
हाँ, डिफरेंशिएशन के बाद जिस जगह पर पूछा जाए उस जगह पर टी का मान रखना है। बहुत आसान सा है, देखो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आज आपको एक्सेलरेशन में एक बहुत शानदार चीज भी बताऊंगा ना, ऐसी चीज जिसको सुनकर मजा आ जाएगा कि हाँ ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी लगी, तो वो वाली बात भी हम करेंगे, ठीक है ना। हाँ बताइए क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जीरो आंसर दिया है बच्चों ने। मतलब मैंने अभी एक बात बोली कि वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, क्या यहां पे वेग बदल नहीं रहा है क्या? अरे वेग केवल मान थोड़ी होता है, 10 मीटर थोड़ी होता है, इसकी दिशा भी तो इंपॉर्टेंट होती है कि नहीं होती। पहले कैसे होगा वो सोचना शुरू करो, फिर क्यों हुआ वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो भाई कैसे होगा, देखिए तो ये वेग जो है वो ऐसे जा रहा है, ये वेग नहीं बदल रहा क्या? अरे इसका मान तो 10 का 10 है, लेकिन कम से कम ये तो सोचो दिशा बदल रही है, तो दिशा बदलना भी तो वेग बदलना ही होता है बच्चों। दिशा बदलना भी क्या होता है? वेग बदलना ही होता है। तो आप औसत त्वरण का फॉर्मूला लगाओ पहले, क्या होता है। तो जो लोग आंसर जीरो कर रहे हैं वो अपने आप को थप्पड़ मारे कि बड़ी बेवकूफी वाली बात की मैंने, ठीक है ना। औसत त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है सर? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगा। तो अंतिम वेग क्या है यहां से देखकर बताओ, क्या है अंतिम वेग? तो सर अंतिम वेग है 10। अच्छा, कौन सी तरफ? ऊपर y की ओर है, y की ओर है यानी j कैप में। अच्छा, प्रारंभिक वेग क्या है सर? प्रारंभिक वेग है 10, कौन सी तरफ है सर? इधर x की ओर है, x की ओर यानी आई कैप में। तो ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग आ गया अपने पास, ठीक है। तो औसत त्वरण की अगर मैं बात करूं कि भैया औसत त्वरण क्या आएगा, तो अंतिम वेग है 10 जे कैप माइनस प्रारंभिक वेग है 10 आई कैप डिवाइड बाई टाइम 2। तो औसत त्वरण का फॉर्मूला आपके पास आ गया, 10 कॉमन लेके 2 से काट दो तो 5 जे कैप माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास औसत त्वरण आ गया। क्या आ गया? 5, ठीक है ना, 5 जे कैप माइनस आई कैप, 5 जे कैप माइनस आई कैप, बिल्कुल आंसर आ गया बच्चों का। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, औसत त्वरण तो यही है, लेकिन औसत त्वरण का अगर मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना है अपने को, तो 5 को तो अपन ने यहां पे रख लिया, और जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस आई कैप, तो जो जे और आई है 5 तो कॉमन है, बाहर ले लिया। जे और आई का परिमाण निकालेंगे तो जे का मतलब कितना होता है सर? 1, तो 1 का स्क्वायर, और आई का मतलब भी 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 5√2 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया बच्चों? 5√2 मीटर पर सेकंड। बच्चों ने दोनों फॉर्मेट में आंसर दिया है, ठीक है ना, ये भी दिया है और ये भी दिया है, लेकिन शुरुआत में कुछ लाइनें लग गई थी 0 0 0 0 की, तो उनको मैं कहना चाहूंगा बेटा ऐसी गलती नहीं करनी है। थोड़ा सोचो क्या होता क्या है त्वरण? वेग में परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन नहीं होता। चाल तो नहीं बदली, 10 की 10 है, लेकिन दिशा बदल गई ना, तो वेग तो बदलेगा ही बदलेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5√2। अरे हाँ ना बोलो, बात क्लियर है, समझ में आ गई? समझ में आने का मतलब कॉन्सेप्ट, गणित आप कॉपी पेन पे करोगे तभी समझ में आएगा पूरा, ठीक है ना। हाँ ना बोलो भाई, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब ये तो सर सीधा जे कैप से आई कैप में चला गया। किसी छोटे मोटे कोण थीटा पर जाता तो क्या करते, किस तरीके से क्वेश्चन होते, वो वाली बात भी मैं आपको बताता हूं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल यूनिट थोड़े ध्यान रख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही। ओके, अब ये तो सीधा 90 डिग्री से बदल गया। अगर मान लो कोई 90 डिग्री से नहीं बदलता है, कोई छोटे मोटे कोण से बदलता है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिएगा कि भाई हमें बोला गया औसत त्वरण, तो औसत त्वरण का एक ही सूत्र याद रखेंगे, ये अपना ब्रह्मास्त्र बन जाएगा औसत का, कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है सर, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी करना है। फाइनली ये यहां है तो इसकी वेलोसिटी जे कैप में है, इनिशियली ये यहां है तो इसकी वेलोसिटी आई कैप में है। तो 10 जे कैप फाइनल है और इनिशियल है 10 आई कैप डिवाइड बाय 2। इसके बाद में जो भी किया वो वेक्टर में सिखा दिया गया है बच्चों। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो चीजें हैं वही चीजें यहां पे आ रही है। चलिए अब आगे एक क्वेश्चन और करना है, समझिएगा। एक कण समान चाल समान है ना, वी नोट के साथ एक
आर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है तो ऐसा ये एक ऐसे इस पे ये घूम रहा है बच्चों, त्रिज्या क्या है r। अब मान लो कोई कण शुरुआत में t बराबर 0 पे यहां था और किसी समय t पर, कुछ समय t पर के बाद में वो यहां आ गया, ये a से b तक आ गया, a से b के बीच का कोण आपका आ गया थीटा, a से b के बीच का कोण आपके पास क्या आ गया थीटा। तो आपको पूछा है तो a से b की गति के दौरान औसत त्वरण ज्ञात करो। ए से बी की गति के दौरान औसत त्वरण ज्ञात करो। तो भाई बताइए, ए से बी की गति के दौरान औसत त्वरण ज्ञात करो। तो भाई करना क्या है सर, करना तो कुछ है ही नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है। और औसत त्वरण का भी केवल परिमाण बताना है, दिशा की बात नहीं कर रहा मैं, केवल परिमाण बता दो कि औसत त्वरण ज्ञात करो। तो भाई सीधी सी कहानी है हमारी, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, सीधी बातें करते हैं कि ए से बी के दौरान औसत त्वरण क्या होगा। तो ये मैं शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता चुका हूं आपको, हम बेसिक तरीके से ही करेंगे। और ये शॉर्ट ट्रिक आपको पहले ही बता चुकी है कि जब थीटा कोण से घूमता है तो क्या हो जाता है। सबसे पहले आप परिभाषा लिखो, तो औसत त्वरण की क्या परिभाषा होगी सर, वो हो जाएगा वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई कितना टाइम लगा, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई कितना टाइम लगा। अब मुझे ये बताइए, वेग में परिवर्तन तो मैंने आपको नहीं बताया, थीटा पर जब चलता है तो वेग में परिवर्तन तो मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अगर शायद आपको याद है तो मैंने विस्थापन निकालना सिखाया था। और विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन। तो भैया सुन लीजिए बात को कि ये ए से बी में हर जगह इसकी जो चाल है वो v नोट है, सिर्फ बदल रही है। तो क्या बदल रही है बच्चों, दिशा। चाल जो है इसकी क्या है, v नोट है। तो यहां भी चाल v नोट थी, यहां भी चाल v नोट थी, यहां भी चाल v नोट थी, v नोट चाल के साथ ये चल रहा है। तो मैंने आपको सीधा सा एक दिन बताया था कि जब त्रिज्या r हो, जब त्रिज्या r हो तो विस्थापन का क्या सूत्र लिखा था, 2r sin थीटा बाई 2। वही चीज मैं आज लिखूंगा कि जब वेग नियत चाल नियत हो, सिर्फ दिशा बदल रही हो, चाल नियत हो सिर्फ दिशा बदल रही हो, तो आप डेल्टा वी का आज के बाद में सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लोगे, 2v नोट साइन थीटा बाई 2। सीधा फॉर्मूला याद रख लोगे, 2v नोट साइन थीटा बाई 2। डायरेक्ट याद रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उस दिन आपने डायरेक्ट क्या याद रखा था, 2r साइन थीटा बाई 2। जब दूरी निकालनी थी तो त्रिज्या, तो जब वेग में परिवर्तन निकालना है तो वेग ही रखोगे भाई, सीधी सी बात है। जब दूरी निकालनी थी तब आपने त्रिज्या रखी थी, तो जब वेग निकालना है तो आप वेग रखोगे। तो वेग में परिवर्तन कितना आ गया आपका, तो सर वेग में परिवर्तन आ गया 2v नोट साइन थीटा बाई 2। याद रख लोगे सीधा सा, कहां से फॉर्मूला, अलग नहीं सिखाया है कुछ, वो विस्थापन वाला ही तरीका है। जब विस्थापन निकालना होता है तब यहां पे r लगा देते हो, तो जब वेग में परिवर्तन लगाना है तब यहां पे v नोट लिखते हो। विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन यानी r में परिवर्तन। आज क्या निकाल रहे हो, वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन यानी वेग लिख दोगे यहां पे। ओके, अब वेग आ गया, अब समय भी तो निकालना है कि डेल्टा टी, यानी यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा। तो यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा भाई बताओ, तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो सर यहां से यहां जाने में जो टाइम है, वैसे तो आप टी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप बोलो नहीं मुझे पूरा ही कैलकुलेट करना है, तो ए से बी तक की दूरी बटा में चाल, तो ए से बी तक की जो दूरी है वो, और ए से बी तक कहीं चाल बदल रही है क्या, ना सर चाल तो कहीं भी नहीं बदल रही, सिर्फ दिशा बदल रही है। तो ए से बी तक ये वी नोट चाल से चल रहा है। अच्छा, और ए से बी तक की दूरी निकालने का आपको सीधा सूत्र बताया था क्या, आर थीटा। ए से बी तक की दूरी निकालने का आपको सीधा सूत्र बताया था, क्या बताया था बच्चों, आर इंटू थीटा बताया था उस दिन, कोई डाउट नहीं पूछेगा ये बात है ना। यहां से यहां तक की दूरी जब त्रिज्या आर होती है तो थीटा, आर थीटा अपॉन वी नोट। तो ये आपका आ गया समय, ये आ गया वेग, तो औसत जो है बच्चों वो क्या आ गया, औसत जो त्वरण है वो क्या आ जाएगा, ऊपर है 2v नोट साइन थीटा बाई 2 अपॉन
आर थीटा बाई वी नोट, ये वी नोट ऊपर चला जाएगा तो ये भी एक अच्छा सा सूत्र बन जाएगा, इसको आप याद रखना। तो औसत का जो सूत्र अपना आया सर, ये वी नोट ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2v0 स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन आर इंटू थीटा। ये आपके औसत त्वरण का सूत्र आ गया। किसका आ गया? औसत त्वरण का सूत्र आ गया। हाँ भाई, बोलिए। डायरेक्ट समझ में आना है अपने को तो डायरेक्ट चीजें याद रखनी पड़ेगी। इसका एक बड़ा सा प्रोसेस है, उससे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, और उतना करने के लिए अपने पास नीट में नहीं होता है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो पूछा जाता है तो सर हम डायरेक्ट कर लेंगे, हमें दिक्कत कहां आ रही है? कुछ भी नहीं है। वेग में परिवर्तन कहां से आया? ठीक है ना, वेग में परिवर्तन कहां से आया है भाई? तो सर आपने एक दिन विस्थापन सिखाया था 2r sin थीटा बाई 2। अगर आपके पास वो शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं बोलता हूं ऐसे फॉर्मूले लिख लिया करो, आपके सामने रखा करो, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक गया तो वेग में कितना परिवर्तन आया? तो सर जब विस्थापन, यानी विस्थापन का मतलब स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन के लिए 2r sin थीटा बाई 2 लेते हो, तो वेग में परिवर्तन यानी r की जगह क्या लिख दो? वेग लिख दो। तो सर ये हो गया वेग में परिवर्तन 2v0 sin थीटा बाई 2, 2v0 sin थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 2v0 sin थीटा बाई 2। तो औसत त्वरण का सूत्र क्या सिखाया है भाई? औसत त्वरण का सूत्र क्या सिखाया है सर? वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। वेग में परिवर्तन डिवाइड बाई समय, तो ये डायरेक्ट सूत्र याद रख लेना है वेग में परिवर्तन का। क्यों? क्योंकि ये वहीं से है। कहां से? उस दिन जो सिखाया था, ये डायरेक्ट एक फंडा है, याद रख लेना कि जब भी कोई वेग सिर्फ उसकी दिशा बदल रही हो, मान नहीं बदल रहा हो, जब उसकी कोई दिशा बदल रही हो, मान नहीं बदल रहा हो, तो अगर उसकी दिशा थीटा कोण से घूम जाए, किस पे? एक वृत्त पे चलते चलते थीटा कोण से घूम जाए, तो आप सीधा याद रखोगे कि सर वेग इतने से परिवर्तित हो गया। कितने से? 2v0 sin थीटा बाई 2 से 2v0 sin थीटा बाई 2 से। चलिए ठीक है। अब उसके बाद में लिखा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब ए से बी जाने का समय। अगर वो क्वेश्चन में दे दे कि ए से बी जाने का समय टी है, तो आप सीधा टी रख दोगे, फिर तो ये इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया हुआ हो, ऊपर जो बोला गया है उतना ही, यानी ए से बी जाने का उसने समय नहीं दिया, तो ए से बी जाने का उसने समय नहीं दिया है, तो हम लोग निकालेंगे कि सर यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। तो एक अगर नियत चाल से कोई चीज चल रही है तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितनी है? ए बी, चाल कितनी है? वी नोट। तो ए से बी तक ए बी बटा में वी नोट। अब आपको जिस दिन मैंने विस्थापन निकालना सिखाया था, उस दिन दूरी निकालना भी बताया था कि ये ए से बी तक की ये दूरी कितनी होती है? तो सर ये दूरी तो चाप के बराबर है। किसके बराबर है? चाप के बराबर है। तो चाप क्या होता है सर? चाप होता है आर गुणा में थीटा। क्या होता है? आर गुणा में थीटा। तो दूरी हो गई आपकी आर गुणा में थीटा अपॉन चाल क्या है? वी नोट। तो ये वेग में परिवर्तन और ये समय दोनों डिवाइड में कर दिए बच्चों। तो वेग में परिवर्तन कितना है बच्चों? तो सर वेग में परिवर्तन है आपके पास 2v0 sin थीटा बाई 2। समय क्या है? r थीटा बाई वी नोट। यहां वी नोट भाग में है, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा तो वी नोट स्क्वायर आ जाएगा। तो सीधा याद रखेंगे 2v0 स्क्वायर sin थीटा बाई 2 r थीटा। ओके, याद रख लोगे? समझ में आई बात? सीधा सा आपको तो कोई भी फिजिक्स अलग नहीं है यार। एक बार हमने विस्थापन निकालना सीख लिया ना, अब वापस से वेग में परिवर्तन निकालना कोई अलग बात थोड़ी है। विस्थापन क्या होता है? पोजीशन में परिवर्तन। तो उसी फॉर्मूला को लगा दो और वेग में परिवर्तन आ जाएगा। अब हर चीज के लिए अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी बनाएंगे, सारी जगह वैलिड होती है ये चीजें, तो सारी जगह वैलिड होती है, तो सर ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप औसत जो है वो त्वरण निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? औसत त्वरण निकाल लोगे। ओके बच्चों, चलिए एक और बात करते हैं। देखिए यहां पर एक और एग्जांपल हम देते हैं। एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश, और शॉर्ट नोट्स में जोड़ देना भैया ये ऐसी चीजें, सीधा फॉर्मूला रखना है ना। ठीक है, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश इस प्रकार चल रहा है कि
इसका वेग v बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t मीटर पर सेकेंड है। तो एक नंबर क्वेश्चन, t बराबर 0 से t बराबर 3 के मध्य औसत त्वरण ज्ञात करो। करना है आपको, शुरू हो जाओ, ऐसे क्वेश्चन किए हैं। t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करो। त्वरण अगर किसी फिक्स सेकंड पर बोल दिया ना तो भैया आपको निकालना है ताक्षणिक त्वरण, किसी फिक्स सेकंड पर बोल दिया तो आपको निकालना है ताक्षणिक। और तीसरा अपने पास क्या आ जाएगा, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, उस समय त्वरण ज्ञात करो जब वेग शून्य हो। चलिए बच्चों आ जाइए। पेपर भी मैं दे देता हूं यार, हैं और आसान नहीं हो जाएगा? कितनी बार बोलता हूं, देखो है ना, मार्केट में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे ना, ऐसे फॉर्मूला सूत्र के नाम से, हैंडबुक के नाम से, हर इंस्टीट्यूट भी निकालता होगा अपनी, ठीक है ना। मैं इन चीज़ों के कतई पक्ष में नहीं हूँ यार। तुम्हें कौन सी चीज़ याद नहीं रहती, तुम्हें फॉर्मूले में दिक्कत है, थ्योरी में दिक्कत है, ये तुमसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है? तो तुम शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ ना। जैसे सर मुझे फॉर्मूला तो याद रह जाता है लेकिन ये लगाने कहाँ है ये भूल जाता हूँ, तो मैं वो लिखूंगा शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना। जनरल कहीं मार्केट से आप शॉर्ट नोट्स लेके आओगे वो आपके लिए इफेक्टिव थोड़ी होंगे भाई। क्यों? क्योंकि वो तो जनरल लोगों के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तुम अपना स्पेशल केस हो, अपने आप में हर बच्चा एक स्पेशल होता है, तो स्पेशल केस हो तो आप अपने तरीके से बनाओ, ठीक है ना। कि हर चीज, कई बार सर आप बातें बोल जाते हो, वो बातें कई जगह वैलिड होती है, तो वो लाइन जो है वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। शॉर्ट नोट्स तो आप आदमी के खुद के होने चाहिए। हमें कभी भी शॉर्ट नोट्स पर किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। शॉर्ट नोट्स का कहने का मतलब ये है कि जब आपके पूरा 11th 12th का सिलेबस हो जाए तो आपका पूरा फिजिक्स सिर्फ एक नोटबुक में हो। पूरा बड़े वाला तो पूरा तो लिखा हुआ है ही, लेकिन शॉर्ट नोट्स के रूप में एक नोटबुक में हो। एग्जाम से पहले 5 दिन बैठ के भी आप पूरा रिवाइज कर सके हो सारी चीजें, वो शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स में आपके क्लास नोट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लास के अलावा क्या करोगे, क्लास नोट्स के अलावा क्विजेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिंट, आप जो क्वेश्चन पेपर देते हो पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंट, ठीक है ना। उसके अलावा हो सकता है आप कोई बुक फॉलो करो, जैसे बुक कई बार पूछते रहते हो, तो मैं आपको बता दूं कि एमटीजी की फिंगर टिप्स बड़ी अच्छी आती है फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। तो उसके हिंट्स, ठीक है ना, ये आप जो सारे चीजें लिखोगे वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखोगे। ये चीजें लिखा करो शॉर्ट नोट्स में। और प्रोसेस क्या होती है, चलिए मैंने कभी मतलब इन चीजों का जिक्र नहीं किया, ठीक है ना। मैंने सोचा अब टारगेट के बच्चे हैं तो होप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका प्रोसेस क्या रहता है पढ़ने का। थोड़ा सा ये भी आप देख लो, काफी बार बोलते रहते हो क्या करना है क्या करना है, तो सिंपल सा प्रोसेस रखा करो यार कि सर मुझे आज क्लास नोट्स पढ़ा मैंने पूरा, पढ़ने के बाद में मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, मतलब इसको घी निकाला इसका, और उसको 10-15 लाइन में या 2-3 पेज में मैंने एक साइड में लिख दिया, ओके। उसके बाद में मैंने आज किसी भी बुक से जो टॉपिक पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपके पास तो क्विज भी अपलोडेड है, क्विज के किसी भी बुक से मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन तो किए ही सर। उन 20 क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, पहले सोल्व किया, आंसर नहीं देखा। हमारे कई बार तरीका क्या होता है, हम टिक किया, पीछे देखा, अच्छा 2 नहीं है 3 है, चलो वापस से करते हैं, अच्छा अब ठीक है 3 आ गया। ऐसे नहीं करना होता यार। क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आपने पहले थ्योरी पढ़ ली, बिल्कुल सर, अब मुझे थ्योरी में कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करने के लिए क्या करूंगा कि भले ही आप 20 क्वेश्चन करो, आप ऐसे बोल दो कि इन 20 क्वेश्चन को मैं आधा घंटे में करूंगा, और उस आधा घंटे में 30 मिनट्स में मुझे आंसर नहीं देखने हैं, कुछ नहीं करूंगा मैं, आंसर लिखूंगा एक साइड में, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन करने बैठे, स्टॉप वॉच लगाया, 30 क्वेश्चन किए, साथ साथ पूरे हुए 30 मिनट में 20 क्वेश्चन जितने हुए आप करो, और फिर लास्ट में आंसर मैच करो। जब लास्ट में आंसर मैच करोगे ना, और तब जो गलती करोगे, वो गलती करके सुखोगे ना, वो लंबे टाइम तक याद रहती है। और ये वाली गलती होती है ना, इसका आंसर तो दूसरा होना चाहिए, पीछे पलटा नहीं, तीसरा, अच्छा हाँ तीसरा ही होना चाहिए था, वो दूसरा तो मेरे से गलत हो रहा था। ऐसे कर करके सीखोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है ना। तो एक पेपर के तरीके से डेली अपने घर पर पेपर दो, और डेली अपने घर पे पेपर दोगे, इन चीजों को काम में लोगे कि 20 क्वेश्चन मैंने किया, फिर देखा कि यार मेरे 20 में से 10 गलत हो गए, कोई बात नहीं, उन 10 के बारे में सोचो, सॉल्यूशन मत देखो जल्दी से,
एक क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सोचो, तब जाके वो सही होगा, तो मजा आएगा। अगर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया तो उस क्वेश्चन का महत्व खत्म कर दिया। क्वेश्चन बनाए क्यों जाते हैं? आपको सिखाने के लिए, इसलिए नहीं कि आपने उसको गूगल पर डाला, सॉल्यूशन आ गया, अच्छा ये होना चाहिए था, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया ना, क्वेश्चन का महत्व ही खत्म हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन खुद सोल्व करो, भले ही उसको 5 बार सोचना पड़े, तब जाके अच्छी चीजें होती है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो एक कण जो एक्स अक्ष के अनुदिश चल रहा था, ये क्वेश्चन हमारे को कोई दिक्कत नहीं देगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया? सर औसत त्वरण। तो आपकी फंडे इतनी बातें तो क्लियर होनी चाहिए कि औसत त्वरण होता क्या है। तो नाम सुनते ही आप लिख दो कि सर औसत त्वरण का मतलब होता है मेरा वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय। वेग में परिवर्तन मतलब फाइनल वेग, अंतिम वेग डिवाइड बाय समय। अच्छा, फाइनल वेग क्या निकालोगे? ठीक है ना। तो सर फाइनल वेग कैसे? तो वेग किस समय पर पूछा गया है? 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक पूछा गया है, ठीक है ना। तो सर फाइनल वेग 0 से 3, मतलब फाइनल वेग कहां आएगा? जब टाइम की जगह 3 रखोगे। तो ये वेग है, देखते जाइए, ये वेग है और इसमें टाइम की जगह क्या रखना है? 3 डालना है। तो वेग में टाइम की जगह 3 डालना है, तो 3 तिया 9 माइनस 6, यानी ये 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अच्छा, इनिशियल वेग, सर इनिशियल वेग जो है वो 0, टाइम बराबर 0 डालने पर, तो सर 0 डाला तो ये 0 0 यानी 0 मीटर पर सेकंड। तो औसत त्वरण जो आपका आया, फाइनल वेग कितना? 3, प्रारंभिक वेग कितना? 0, बटा में समय कितना लगा? तो सर समय भी तो 0 से लेकर 3 तक, समय भी तो 0 से लेकर 3 तक, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 1 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा बच्चों? 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड आ गया पहले का आंसर। ओके, दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? t बराबर 2 पर, t बराबर 2 पर त्वरण ज्ञात करो। अब किसी फिक्स टाइम पर बोला तो दिमाग में बिठा लो कि सर ये रेंज नहीं दे रहा, टाइम का एक अंतराल नहीं दे रहा, यहां से लेकर यहां तक नहीं बोल रहा, किसी नियत टाइम पर बोल रहा है, तो पक्का ताक्षणिक होगा। और ताक्षणिक कैसे निकालते हैं? सर ताक्षणिक तो वेग का अवकलन करके निकालते हैं, dv बाई dt करके निकालते हैं। तो वेग कितना है? सर वेग है t² माइनस 2t। अच्छा ठीक है, इसका अवकलन कर लो। तो इसका अवकलन करोगे dv बाई dt, वो किसके बराबर आएगा? सर t² का तो हो जाएगा 2t माइनस 2, t² का तो हो जाएगा 2t माइनस 2। बिल्कुल। अब कौन से समय पर पूछा है वो समय डाल दो। अवकलन तो आपने कर लिया, अब कौन से समय पर पूछा है वो समय यहां पर डाल दो। तो सर कौन से समय पर पूछा है? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी। कौन से समय पर पूछा है? तो सर पूछा है आपका t बराबर 2 पर। किस पर पूछा है? t बराबर 2 पर। तो टाइम की जगह 2 डाल दो। तो टाइम की जगह जब आप 2 डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सर टाइम की जगह 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी आंसर आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सर ये नहीं समझ में आया, क्योंकि ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब ये निकाल रहे हैं। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन आता है थर्ड वाला कि उस समय त्वरण ज्ञात करो जब वेग 0 हो। तो मैं यहां पर बताऊंगा उसको, थर्ड वाले को देखिएगा कि उस समय त्वरण ज्ञात करो जब वेग 0 हो। कौन से समय? जब वेग 0 हो, ठीक है ना। तो वेग 0 हो तो वेग कितना है आपका? सर वेग है मेरा t² माइनस 2t। ये कहां 0 है? इसको 0 करके देखो। तो सर t कॉमन ले लिया तो t माइनस 2 बराबर 0। तो वेग सर 2 जगह 0 है, एक t बराबर 0 पर भी 0 है और एक t बराबर 2 पर भी 0 है। वेग 2 जगह 0 है, एक t बराबर 0 पर भी 0 है और एक t बराबर 2 पर भी 0 है। तो आपको दोनों जगह त्वरण निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह त्वरण निकालना पड़ेगा। तो t बराबर 2 पर तो अभी अभी निकाला ही था, t बराबर 0 पर भी निकाल लो। तो फिर आप क्या करोगे? सर त्वरण की परिभाषा लिखूंगा। क्या लिखोगे? त्वरण की परिभाषा लिखूंगा। तो त्वरण का परिभाषा या त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण का सूत्र। तो यहां पर देखिए त्वरण का सूत्र क्या है भाई? तो सर त्वरण का जो सूत्र हमें दे रखा है, त्वरण का जो सूत्र दे रखा है वो दे रखा है आपको 2t माइनस 2। क्या दे रखा है? 2t माइनस 2, ठीक है। तो 2t माइनस 2, 2t माइनस 2 में क्या लिखा कि आप पहले तो t बराबर 0 पर बताओ। तो सर t बराबर 0 पर टाइम की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या है? सर t बराबर 2 पर। तो t बराबर 2 पर आपने ऑलरेडी निकाल चुका है कितना? प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो जगह वेलोसिटी 0 होगी, जहां पर एक्सेलरेशन आपके ये होंगे। आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सीधा सा। ओके, हाँ भाई बताइए, ध्यान से देखिए एक एक चीज को। हाँ पूनम, ओके। t बराबर 2 पर आपको पहले त्वरण निकालना था, तो त्वरण निकाल लिया। वेग को क्या किया बच्चों? डिफरेंशिएट किया, अवकलित किया, ये आया।
और बोला कि फिर t बराबर 2 पर बताओ, तो बता दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, उस समय त्वरण ज्ञात करो जब वेग शून्य है। तो पहले वेग को शून्य करके तो देखो यार, वेग क्या दे रखा है सर, ये दे रखा है, इसको शून्य किया तो 2 उत्तर आए, t कॉमन लेने से 2 उत्तर आए। t बराबर 0 पर भी वेग शून्य है और t बराबर 2 पर भी वेग शून्य है। t बराबर 0 पर भी वेग शून्य है और t बराबर 2 पर भी वेग शून्य है। तो भैया t बराबर 0, यहां त्वरण हमने ये निकाला था, वेग को अवकलित किया तो वेग ये दे रखा था, बिल्कुल इसको अवकलन करने से ये आया। अब सर ये अवकलन कैसे हुआ, तो ये बात तो सीधी सी है भाई, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये अवकलन आया कितना, 2t - 2। अब 2t - 2 में पहले t की जगह 0 रखा, तो t की जगह 0 रखा तो क्या आया -2, और फिर t की जगह 2 रखा तो आया आपका 2। तो 2 बार वेग शून्य है, ठीक है ना, 2 बार वेग जो है वो शून्य है, तो दोनों जगह एक्सेलरेशन एक जगह -2 है और एक जगह क्या है आपका +2 है, एक जगह -2 है और एक जगह आपका क्या है +2 है बच्चों, ठीक है। चलिए आ जाइए, हाँ ओके। तो हमने क्या देखा कि सर वेलोसिटी, ठीक है ना, हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी जो है वो थर्ड का डिफरेंशिएशन पहले ही कर चुके थे ना भाई, थर्ड में एक्सेलरेशन तो पहले ही सेकंड वाला ही काम में ले लिया, तो डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत क्या है ना। फर्स्ट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये रहा, ठीक है, सब में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यूनिट सब में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि वेलोसिटी अगर टाइम की फॉर्म में है तो उसको डिफरेंशिएट करो और आंसर आ जाएगा आपका त्वरण। तो हमने यही तो देखा ना भाई कि a जो है उसको डिफरेंशिएट कर दो, ये एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, उसको a बराबर dv/dt, यानी वेलोसिटी आपको टाइम के फंक्शन में दे रखी है, टाइम पर डिपेंडेंसी दे रखी है कि ये टाइम पर निर्भर करती है, तो उसका टाइम के साथ अवकलन करके आप ये बता दो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें सीखते हैं। एक और क्वेश्चन, एकदम चंपू सा, ऐसा ही एक और, ये सबको कर देना है, एकदम बेसिक सा है। एक सरल रेखा में गति कर रहे कण की स्थिति x बराबर आपको दे दी, है, तो एक नंबर t बराबर 2 सेकंड पर वेग ज्ञात करो। और 2 नंबर, एकदम चंपू सा क्वेश्चन है ना, एक सरल रेखा में गति कर रहा है एक कण, ठीक है ना, ठीक है ना, एक सरल रेखा में गति कर रहा है कण, तो उसका x दे रखा है आपको t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर आपको वेग और त्वरण निकालना है। तो भाई लाइन से सीधा चलना है कि क्या करना है, ये x = t³ + 2t² - 2 पोजीशन दे रखी है। तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि सर अगर पोजीशन दे रखी है, स्थिति दे रखी है, तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करने पर वेलोसिटी आएगी, उसको एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगी बच्चों, वेलोसिटी आएगी। और उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, स्थिति दे रखी है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगी, वेलोसिटी, और एक बार फिर से कर दो यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt। या फिर अगर वेलोसिटी की जगह आप लोग रख देते हो पोजीशन, वेलोसिटी की जगह रख देते हो पोजीशन, तो d2x/dt² हो जाएगा, d2x/dt² हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, बस ये इतनी सी बात है ना। ध्यान से सुनिएगा कि पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करने से क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी को जो भी आपकी वेलोसिटी आए, जो भी आपकी वेलोसिटी आए, उसमें टाइम टू की वैल्यू नहीं रखनी है, वो बाद में रखेंगे। टाइम की वैल्यू रखे बिना पहले आप एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। फिर जिस जगह पर पूछा गया है वो टाइम बाद में डालते रहना, टाइम की वैल्यू पहले नहीं रखनी है, ठीक है ना।
तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो गया, पोजीशन को फिर से डिफरेंशिएट करना, और फिर से डिफरेंशिएट करना ही तो क्या कहलाता है, d2x बाय dt स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करना ही क्या कहलाता है, d2x बाय dt स्क्वायर। तो चलिए भाई बच्चों सारे क्वेश्चन यहां पे करते हैं। पहले आपको x क्या दे रखा है, सर x मुझे दे रखा है t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालोगे, तो वेलोसिटी का मतलब होता है एक बार उसको अवकलित करना। तो मैंने x को एक बार अवकलित किया, कीजिए, टी स्क्वायर का, टी क्यूब का अवकलन क्या होगा सर, टी क्यूब का अवकलन होगा तीन आगे आ जाएगा 3t स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर, और ये 2 आगे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4t, क्या हो जाएगा 4t। ओके सर, अब इस वेलोसिटी को फिर से अवकलित करेंगे, यानी आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बिल्कुल। तो इस चीज को सर फिर से अवकलित कर दो, तो फिर से अवकलित करोगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो इसका अवकलन होके क्या हो जाएगा 60 प्लस 4। ये आपके दो आंसर आ गए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई और फिर क्या आ गई, एक्सेलरेशन की। जो निकालना था वो निकाल लिया, जो निकालना था वो निकाल लिया। तो अब क्या करेंगे, अब जहां पर पूछा जाए वो वैल्यू रख दो। सर पहले वैल्यू रख देते, तो पहले वैल्यू रख देते थे बच्चों, तो जो वेग आ जाता, आप t बराबर 2 रख देते तो यहां पर तो वेग का मान कुछ नियत हो जाता, और वेग का मान नियत हो जाता तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता। तो क्या त्वरण 0 है वहां पे, नहीं। हमेशा जब समाकलन और अवकलन करो तो किसी निश्चित समय के वेग का नहीं करना, सामान्य समय के वेग का करना है। क्या करना है, सामान्य समय के वेग का या सामान्य समय के त्वरण का। सामान्य का मतलब जब t के रूप में हो, t के रूप में हो तभी उसका अवकलन, और t के रूप में हो तभी उसका समाकलन करना है। ऐसा नहीं है कि जब निश्चित मान दे दिया गया तब बोलो, तब नहीं करना। तो आपने ये वेग निकाला, बिल्कुल, उसको अवकलित किया तो ये त्वरण आ गया। वेग निकाला और उसको अवकलित किया तो ये क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब जो जो चीजें पूछी गई है वो रख दो। पहले बोला 2 सेकंड पर वेग, यानी v बताना है आपको t बराबर 2 पर, बिल्कुल। वेग है क्या आपके पास, सर ये है 3t स्क्वायर प्लस 4t। तो 3t किस गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टी, 4 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई ये, तो सर ये आ जाएगा आपका 8 और ये 12, तो 8 और 12 20, यही आया, बिल्कुल 20 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल 20 मीटर पर सेकंड आ गया पहले का आंसर, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरे की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे कि सर त्वरण पूछा है किस जगह, t बराबर 2 पर। तो t बराबर 2, यहां पर जो ये टाइम दिख रहा है यहां पर आप त्वरण लिखो, तो 6 इंटू t किस जगह आप क्या रख दो 2 प्लस 4, तो आपका आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, बात क्लियर है। आप लोगों ने आंसर दिया था 20 और 16। चलिए, तो किया क्या, मैं फिर से बता देता हूं। पोजीशन को एक बार अवकलित किया तो वेग आया, फिर से अवकलित किया तो त्वरण आया, फिर से अवकलित किया तो क्या आ गया, त्वरण आ गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अवकलन या समाकलन उसी समय करेंगे जब वो सामान्य समय पर हो, किसी निश्चित समय पर नहीं। निश्चित का मतलब t का मान रखने के बाद में अवकलन या समाकलन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि t बराबर 2 t बराबर 3 रखने के बाद में करें, ठीक है ना। हाँ, फिर आपको जो पूछा जाए वो बता दो। तो सर मेरे से तो एक तो ये पूछा गया था कि वेग t बराबर 2 पर क्या है, तो ये वेग है आपके पास, बिल्कुल। इसमें टाइम की जगह 2 रख दो तो t बराबर 2 पर वेग आ जाएगा। अच्छा, ये त्वरण है तो इसमें त्वरण में t की जगह 2 रख दो, तो t की जगह 2 रख दो तो ये क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो ये 20 और ये आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब आप इस लाइन से चले, ऐसे आप जब इस लाइन से चले, यानी पोजीशन दे रखी थी तो आपका क्या आ गया, वेग आ गया। वेग को अवकलित किया तो क्या आ गया, त्वरण। अब उल्टा चलते हैं, अब आपको उल्टा चल के दिखाते हैं। एक बार देखना कि सर पोजीशन को मैं r भी लिख सकता हूं, x भी लिख सकता हूं, जैसा आप उचित लगे। x को आपने अवकलित किया तो आपका वेग आया। वेग को आप अवकलित करोगे तो वेग को अवकलित करोगे तो आपका क्या आएगा, त्वरण आएगा। यह बात सही है। ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो कि सर ये इसके भी बराबर है d2x बाय dt स्क्वायर के। अब आप उल्टा चलो, उल्टा चलो मतलब वेग के अवकलन से त्वरण आ रहा है, ठीक है ना। वेग के अवकलन से त्वरण आ रहा है तो त्वरण के समाकलन से, क्योंकि अवकलन और समाकलन तो उल्टे होते हैं, तो त्वरण के समाकलन से क्या आएगा, वेग ना, वेग में परिवर्तन। क्या आएगा बच्चों, वेग में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो त्वरण a dt, इसका समाकलन किया, क्या किया, a dt, a को dt के साथ किया
तो a dt का समाकलन किया, तो समाकलन करने से आपके पास क्या आएगा सर, वेग में परिवर्तन, टाइम इनिशियल से लेके टाइम फाइनल तक। तो त्वरण का समाकलन किया तो आपका वेग में परिवर्तन, ठीक है। फिर वेग का समाकलन किया, यानी वेग का समाकलन किया, v dt किया t1 से लेकर t2 तक, तो आपका क्या आया, स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन मतलब विस्थापन, स्थिति में परिवर्तन मतलब विस्थापन। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना। ये वेग में परिवर्तन है, ये क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन। और ये क्या बता रहा है, स्थिति में परिवर्तन यानी विस्थापन। अच्छा ठीक है, तो कुछ लाइनें मैं यहां पर बोलना चाहूंगा बच्चों, ये ध्यान से रहना, ठीक है ना। तो सर पहला है स्थिति में अगर आप स्थिति का अवकलन करोगे तो वेग आएगा, किसके साथ, ये भी ध्यान रखना, किसके साथ, समय के साथ। तो पहला मैं ये लिखूंगा स्थिति समय, ये आप लोग शॉर्ट नोट्स में पूरा का पूरा लिख सकते हो ऐसा, स्थिति समय वक्र की ढाल, स्थिति समय वक्र की ढाल। बताइए तो स्थिति समय क्या हो गया सर, ये पोजीशन है, ये वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है सर, स्थिति समय वक्र के डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन क्या बताता है, आपको कल भी बताया था, वक्र की ढाल बताता है। तो स्थिति समय वक्र की ढाल क्या बताएगा, वेग बताएगा। और वेग कौन सा, वहां पर जो वेग होगा वो कौन सा होगा, तात्क्षणिक, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कौन सा आता है आप सब लोग जानते हो, अवकलन से कौन सा आता है, तात्क्षणिक आता है। ओके, बात नंबर 2, ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। बात नंबर 2, यहां से यहां गए तो ये क्या आ गया सर, वेग को अगर आप अवकलित करोगे, वेग को अवकलित करोगे किसके साथ, समय के साथ, तो क्या आएगा, त्वरण। कौन सा त्वरण सर, अवकलन से तो तात्क्षणिक त्वरण आता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, वेग समय, वेग समय वक्र की ढाल, वेग समय वक्र की ढाल क्या बताती है सर, त्वरण। कौन सा त्वरण भाई, तो तात्क्षणिक वाला। कौन सा, ये तात्क्षणिक वाला। 3 नंबर बात, अब उल्टा आ जाओ। उल्टा मतलब वेग के अवकलन से, वेग के अवकलन से, वेग के अवकलन से आपका त्वरण आ रहा है। कैसे, अभी किया ही है, कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो भाई त्वरण के समाकलन से, त्वरण के समाकलन से क्या आना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वेग में परिवर्तन आएगा। क्या आएगा बच्चों, वेग में परिवर्तन आएगा। तो त्वरण का किसके साथ समाकलन सर, समय के साथ। और समाकलन का क्या मतलब होता है, एरिया अंडर कर्व, वक्र के नीचे का क्षेत्रफल। तो त्वरण समय वक्र या आरेख का क्षेत्रफल, त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल क्या बताता है, वेग नहीं बताता, वो क्या बताता है, वेग में परिवर्तन को बताता है। क्या बताता है बच्चों, कि सर वेग में परिवर्तन को बताता है। किसको बताता है, वेग में परिवर्तन को बताता है, कि सर ये वेग में परिवर्तन आएगा। और बात नंबर 4 आगे वाली, ये वेग समय आरेख, वेग समय आरेख का क्षेत्रफल क्या बताता है सर, स्थिति में परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन यानी किसको बताता है, विस्थापन को बताता है। किसको बताता है, विस्थापन को बताता है बच्चों। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। 0 सुमित्रा 0, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको बस ये शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना है और इससे आपने अपने अब तक जितना पढ़ा है वो पूरी बातें हो जाएगी। हाँ, औसत वाली चीजें अलग रह जाएगी और ये अब तक जितना पढ़ा है ना 1 डायमेंशन मोशन में, ये सारा आपका यहां पे समेट के आ जाएगा पूरा का पूरा, सीधा सा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। तो क्या करेंगे भाई कि एक पोजीशन दे रखी है, उसको डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी और उसको फिर से डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन कैसे आता है इस क्वेश्चन में देख लीजिए। ये पोजीशन था, डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। अब उल्टा कर लो, अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का चेंज आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी को फिर से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, पोजीशन का चेंज आ जाएगा। तो ये बात मैंने यहां पर बताई है बच्चों। और इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया अंडर कर्व होता है, यानी क्या हो जाता है आपका क्षेत्रफल, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ढाल। तो उन्हीं बातों को शब्दों में लपेट कर बताया है। लिख लो भाई अच्छे से, हाँ ना बोलो भाई, लिख लोगे ना अच्छे से, है ना, अच्छे से अपनी अपनी भाषा में लिखना है इसको, अपनी अपनी भाषा में, ऐसा एज इट इज नहीं छापना, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इसका उल्टे वाला एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है ना। उल्टे वाला एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, एक कण का त्वरण a बराबर 2t
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर विराम अवस्था में है, तो उसके सामान्य समय, यानी कोई भी समय, हमें नहीं पता कौन सा समय, सामान्य समय पर उसका वेग व स्थिति ज्ञात करो। आ जाओ, उल्टा क्वेश्चन, पहले जो किया था उसका उल्टा करना है। ओके, तो पहले जो किया था उसका उल्टा करना है। तो क्या है कि एक कण का त्वरण a बराबर 2t है, ठीक है, एक कण का जो त्वरण है वो a बराबर 2t है और वो 2t मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लेकिन लिमिट जो है बच्चों, क्योंकि अब हम विस्तार क्या करने वाले हैं, समाकलन करने वाले हैं, और समाकलन में लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, तो ध्यान रखना। तो इसने बोला है तथा t बराबर 0 पे, यानी प्रारंभ में t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर है और विराम अवस्था में है, मूल बिंदु पर है और साथ में क्या है, विराम अवस्था में है, यानी t बराबर 0 पर x 0 है और वेग भी 0 है। तो सामान्य समय पर, यानी किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर, फिर आपको जहां मर्जी चाहे निकाल लो। अगर t की समीकरण आ गई तो आपको t बराबर 1 2 3 4 कहीं भी पूछे आंसर कर सकते हो। तो सामान्य समय पर उसका वेग व स्थिति बताइए, सामान्य समय पर उसका वेग व स्थिति बताइए। तो क्या करोगे बच्चों, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, अभी जो सीखा था उसी के हिसाब से, कि अगर आपको त्वरण दिया हुआ हो, ठीक है, तो त्वरण का क्या करना है सर, अवकलन करना है, किसके साथ, समय के साथ। तो क्या आएगा, वेग आ जाएगा, वेग में परिवर्तन मतलब वेग आ जाएगा। तो फिर उस वेग का फिर से अवकलन कर देना, किसके साथ, समय के साथ। तो क्या आ जाएगा, स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा, यही करना है, ठीक है। तो बच्चों शुरुआत कर देते हैं, देखना सारे लोग। सबसे पहले आपको त्वरण दे रखा है, त्वरण क्या दे रखा है, 2t। क्या ये त्वरण नियत है, नहीं सर ये त्वरण नियत तो नहीं है, ये वाला त्वरण तो निर्भर करता है किस पर, समय पर। तो समय पर निर्भर करता है, तो चलिए त्वरण को हमने क्या लिखा, dv बाई dt। त्वरण किसके बराबर होता है, dv बाई dt। सर त्वरण दिया हुआ है और वेग निकालना है, यानी त्वरण के साथ इसका इंटीग्रेट कर दूं, तो वही करूंगा, इसको इधर भेज दूंगा। तो dv बराबर क्या आ जाएगा, 2t dt, ठीक है, 2t dt, सीधा सा a dt, यानी a को इधर भेज दिया तो सीधा 2t dt। तो बात समझ में आ गई, ये त्वरण ही तो है। तो त्वरण का समय के साथ समाकलन करेंगे, त्वरण का समय के साथ समाकलन करेंगे तो वेग आएगा। लेकिन लिमिट्स को ध्यान से सुन लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या कहा था कि पहली लिमिट है प्रारंभिक, यानी t बराबर 0। तो t बराबर 0 पर वेग क्या है, क्योंकि इधर वेग का समाकलन हो रहा है, जरूरी है। तो t बराबर 0 पर वेग क्या है सर, t बराबर 0 पर यह विराम अवस्था में है, तो वेग आपका क्या है, 0 है। फिर कोई सामान्य समय की बात कर रहा है सर कि किसी जनरल टाइम t तक ले जाओ, तो सामान्य समय पर वेग भी कोई सामान्य होगा, बिल्कुल। अच्छा देखते रहिएगा, dv का समाकलन क्या हुआ, तो सर ये dv है, इसका समाकलन हो जाएगा v। जैसे अकेले dx का इंटीग्रेशन समाकलन क्या हो जाता है, x, तो अकेले dv का क्या हो जाएगा, v। dv का क्या हो जाएगा, v, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ओके, 2 तो सर नियत है, बाहर आ गया। ओके, t का समाकलन क्या होगा कि सर t की जो भी घात है वो एक और बढ़ा दो। तो t का समाकलन क्या होगा सर, t की घात यहां पर 1 है, एक और बढ़ा दो तो 2/2। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, 0 से लेके t तक, ये कर दिया। तो ये v माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस 0, ये तो आपका आ गया सामान्य समय का वेग। क्या आ गया, सामान्य समय का वेग बराबर 2। ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो चलिए ये और आसान काम हो गया, ये 2 से 2 कट हो गया। अब ये टी स्क्वायर बचा, इस टी स्क्वायर में पहले अपर लिमिट रखो, यानी टी की जगह टी रखो तो टी स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर। तो इस 0 का भी कोई मतलब नहीं है, इस 0 का भी कोई मतलब नहीं है, तो वेलोसिटी आपकी सीधी कितनी आ गई, टी स्क्वायर। वेलोसिटी आपकी सीधी कितनी आ गई, टी स्क्वायर। बच्चों ने आंसर भी दिया है, वेलोसिटी आपकी सीधी कितनी आ गई, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, तो वेलोसिटी आपकी आ गई सीधी टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी आ गई। ओके, पहली चीज पूछी थी सामान्य समय पर उसका वेग, तो सामान्य समय पर वेग आपने बता दिया कि सर टी स्क्वायर आएगा। ओके, अब आगे अगर मैं बोलूं कि सर अब आपको स्थिति बतानी है, तो मैंने यही किया, त्वरण दिया था, त्वरण का समाकलन करने से मेरे पास वेग आ गया।
अब क्या करेंगे, वेग का जो समाकलन है वो क्या होगा, तो सर वेग का जो समाकलन है वो वेग का समाकलन क्या होगा, तो वेग का जो समाकलन है वो पोजीशन बताएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं वेग का समाकलन। तो वेग किसके बराबर लिखते थे सर, वेग आप लिखते थे dx बाई dt के बराबर। हाँ, तो अब उल्टा काम करना है सर आपको, dx बराबर क्या होगा, v dt। dx बराबर क्या होगा, v dt। तो चलिए भाई बच्चों, तो एक तरफ मैंने लिखा dx, एक तरफ मैंने लिखा v dt, यानी वेग का समय के साथ समाकलन करोगे, वेग का समय के साथ समाकलन करोगे तो dx यानी आपकी क्या आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। तो पहले लिमिट रखना है, जिसके साथ समाकलन कर रहे हो उसकी लिमिट। तो t बराबर 0 से लेकर सामान्य समय t पर, और t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर कण की स्थिति क्या थी, तो दिया हुआ है कि सर t बराबर 0 पर कण मूल बिंदु पर है। t बराबर 0 पर कण क्या है, मूल बिंदु पर है, यानी x बराबर 0 है। इधर आप सामान्य समय तक लेके जा रहे हो तो इसको भी सामान्य x लिख दो, ठीक है सर। तो मान रख दो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा 0 से लेके x तक, और इधर v का मान तो रखो पहले, तो सर v का मान है t स्क्वायर, इसका dt के साथ इंटीग्रेट करना है। v का मान रख दिया t स्क्वायर, इसका dt के साथ इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t तक। तो चलिए भाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसका क्या होगा सर, इसका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा, टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो टी की जो भी पावर है वो एक और बढ़ा दो, यानी टी क्यूब बाय 3, और लिमिट लगा दी 0 से t। तो 0 रखने का तो कोई मतलब नहीं है, x का सीधा आंसर आपका आ जाएगा टी क्यूब बाय 3। तो ऐसे भी हम लोग करेंगे बच्चों, ऐसे भी आपको करना पड़ेगा, जिससे आप त्वरण से उल्टा चलते चलते वहां तक पहुंच जाओगे सीधा सा। बिल्कुल, बच्चों ने सीधा सा आंसर दे दिया है कि सर इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। हाँ ना, बोलिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्या किया है देखो, है ना। मैं बताऊं कि देखो ये जो चीजें हैं वो बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करो। जिनको अभी भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं तो उनको, मतलब जैसे कुछ बच्चे तो हो रहे हैं और कुछ बच्चे नए हैं बहुत अच्छे हैं, वो करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा सर, कई बार होता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है। तो आप लोग क्या करो, जो सोल्ड एग्जाम्पल मैं क्लास में करवाता हूं, ये जो मैं एग्जाम्पल क्लास में करवा रहा हूं, उस एग्जाम्पल को ही आप घर पे बैठ के वापस करो और फिर धीरे धीरे आदत लगेगी, है ना। अपने पास 11वीं और 12वीं का दो ह्यूज गैप है, एक बड़ा सा गैप आ गया है अपनी एजुकेशन में, तो ये जो है आपको इस चीजों से ही पता चलेगा। तो आपके क्लास वाले नोट्स है ना, उन्हीं का सोल्ड एग्जाम्पल ही आप लोग करो तो आपकी बातें एकदम क्लियर होगी, है ना। यहीं पर हम लोग बार बार सोल्व करेंगे ना, जैसे कि सर एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, उससे ज्यादा बेटर क्या है कि आपको ऐसी चीजें तो हो गई है तो आप ऐसे करते जाओ। ओके, चलिए अब एक उल्टा क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं करवाऊंगा। अब एक बच्चे ने कुछ गलती की थी, मैं बता दूं। एक बच्चे ने यह बोला था सर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्यों नहीं लगा सकते। तो बच्चों मैं आपको बात बता दूं, सीधी सी कहानी है, ये न्यूटन की जो मोशन की इक्वेशन है वो केवल वैलिड है जब त्वरण नियत हो, केवल वैलिड है जब त्वरण नियत हो। केवल कब वैलिड है, जब त्वरण नियत हो। यहां पर त्वरण नियत नहीं था तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, फिर एक शानदार चीज बताता हूं। क्वेश्चन क्या है, एक कण का त्वरण a बराबर 3t स्क्वायर है तथा यह सरल, करना यह क्वेश्चन सब लोग उसी तरीके का, डिट्टो वैसा ही है, सरल रेखा पर इस प्रकार गति कर रहा है कि t बराबर 0 पर इसका वेग 2 मीटर पर सेकंड है। तो किसी सामान्य समय पर इसका
वेग बताओ। चलिए, डिट्टो उस जैसा ही है, ठीक है ना। कुछ लोगों को अगर उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही थी तो वो यहां पे और क्लियर हो जाएगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही थी तो अब और हो जाएगी, ठीक है ना। अरे एक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब बच्चे जो बदलता नहीं है। अब ए मैंने लिख दिया 2t, तो ये तो टाइम के साथ बदल रहा है ना। टाइम की वैल्यू 0 रखो तो कुछ और आएगा, 1 रखो तो कुछ और आएगा, 2 रखो तो कुछ और आएगा। और कांस्टेंट कौन सा होता है? जैसे फिक्स मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इवन दैट 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं समय के साथ, ये समय के साथ नहीं बदलता, उसको कांस्टेंट यानी ये तो बोलते हैं। चलिए, एक कण का त्वरण a बराबर 3t स्क्वायर है जब यह सरल रेखा पर इस प्रकार गति कर यह सरल रेखा पर इस प्रकार गति करता है कि t बराबर 0 पर इसका जो वेग है वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। t बराबर 0 पे इस बार इसके पास वेग है, तो लिमिट रखते टाइम ध्यान रख लेना, बस ये बताने के लिए क्वेश्चन किया है। तो किसी सामान्य समय पर इसका वेग क्या होगा ये बताना है कि यार सर सामान्य समय आएगा तो उस पर इसका वेग क्या होगा। तो चलिए बच्चों, सीधा सा क्वेश्चन करेंगे ध्यान से कि सर एक्सलरेशन बराबर 3t स्क्वायर आपको दे रखा है, और एक्सलरेशन जो है वो dv बाई dt के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? dv बाई dt के बराबर होता है। बिल्कुल आंसर दे दिया है बच्चे ने, और सही आंसर है, ठीक है। dv बाई dt के बराबर होता है, तो dv को इधर लेके आए तो 3t स्क्वायर dt। ओके, 3t स्क्वायर क्या है? a है, a dt, यानी सीधा आप ये भी लिख सकते हो, आपको ये डायरेक्ट ये लिखना भी सिखाया है कि सर a dt के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी में चेंज आता है, a dt के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी में चेंज आता है, तो वही करेंगे, ठीक है ना। dv a का मान कितना है? 3t स्क्वायर dt। कहां से कहां तक? सर लिमिट रखो इसकी t बराबर 0। ओके, t बराबर 0 पर वेग कितना था? तो दिया हुआ है कितना? 2। ध्यान से, t बराबर 0 पर वेग कितना था? तो सर 2 दिया हुआ है, बराबर किसी सामान्य समय पर वेग क्या होगा? सर v हो जाएगा। तो चलिए भाई बच्चों, यहां पर इसका v आया, इंटीग्रेशन लिमिट डाल देंगे 2 to v। बिल्कुल, यहां 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अब तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे कि सर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t की घात 3 बटा में 3 आएगा, वो 3 इससे उड़ जाएगा, तो सीधा बचेगा t की घात 3 0 से लेके t तक। तो भाई बच्चों आप वैल्यू रखोगे तो यहां आ जाएगा v माइनस 2 और यहां आ जाएगा t क्यूब। और इसीलिए मैं बोल रहा था बच्चों कि ये जो है a dt जो है वो वेग नहीं बताता, क्या बताता है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और यही तो बता रहा है, देख लो, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर क्या आया? टी क्यूब। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? ये माइनस का है, उस तरफ जाके प्लस का, तो टी क्यूब प्लस 2, ये आपका अंतिम वेग आ जाएगा आसानी से। कल यही क्वेश्चन मैंने किसमें किया था? सर कल यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किसमें किया था? डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था, तो आज ये ऐसा हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 2, क्योंकि ये इधर माइनस का है तो उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो सीधा भी ध्यान रख सकते हो, आपको पता है कि a dt का जो इंटीग्रेशन होगा, त्वरण समय ग्राफ का जो समाकलन होगा, वो वेग नहीं वेग में परिवर्तन बताएगा। तो ये वेग में परिवर्तन के बराबर है, ये वाली जो चीज है इधर, ये वेग में परिवर्तन के बराबर है। यानी टी क्यूब जो है, आप सीधा भी ध्यान रख सकते थे कि सर टी क्यूब जो है वो वेग में परिवर्तन के बराबर आएगा। तो वेग में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर टी क्यूब। आपसे अंतिम तो पूछा जा रहा है, प्रारंभिक 2 है बराबर टी क्यूब, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ये माइनस का 2 है उसको उस तरफ भेज दिया गया, माइनस का 2 है उसको उस तरफ भेज दिया गया, तो टी क्यूब प्लस 2 हो गया। हा ना बोलो भाई, हा ना बोलो, क्लियर? बस अब इस टाइप के क्वेश्चन को यहां पे रोकते हैं बच्चों। अब मैं जो है वो आपको बहुत ही शानदार चीज बताता हूं और उसको आप सुनना अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत मस्ट वाली चीज है, त्वरण की प्रकृति। और इसमें मुझे आप लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो भाई ध्यान से सुनना। त्वरण की प्रकृति, त्वरण की प्रकृति का मतलब होता है कि त्वरण की नेचर क्या है, ये पॉजिटिव टाइप का है या नेगेटिव टाइप का, पॉजिटिव टाइप का है या नेगेटिव। कहीं पर ऐसा दिया हुआ कि ये पॉजिटिव धनात्मक त्वरण है और कहीं पर दिया हुआ नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होता है इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, आपको मैंने बोला कि त्वरण की 2 टाइप की प्रकृति होती है। एक होता है धनात्मक त्वरण, धनात्मक का मतलब, और एक होता है ऋणात्मक त्वरण, ठीक है। ऋणात्मक
त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। इंग्लिश में रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। हिंदी में मंदन, इंग्लिश में रिटार्डेशन। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, वो दिशा के हिसाब से नहीं है। जैसे मैंने कहीं पर लिखा, समझ लो पूरी बात को अच्छे से, कि एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप में, और एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस आई कैप में। तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है? तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव दिशा है, ये इसकी नेगेटिव दिशा है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति अलग चीज है। ये तो सिर्फ आई कैप माइनस आई कैप, ये लोग जो है वो तो क्या बताते हैं? दिशा बताते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रकृति की। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण प्रकृति के हिसाब से कैसे होते हैं समझना। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे ये कोई कण है, वो इधर जा रहा है वेग से, ओके। अगर मुझे इसका मान बढ़ाना है, अगर मुझे इसका मान बढ़ाना है, तो मुझे बल कौन सी दिशा में लगाना पड़ेगा, त्वरण कौन सी दिशा में लगाना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर इसी दिशा में लगाओ। अगर आप इसी दिशा में त्वरण लगा रहे हो तो इसको और धक्का मिलेगा और ये आगे बढ़ेगा। सीधी सी बात है। तो ये आगे बढ़ेगा, इसका वेग का मान बढ़ेगा। तो धनात्मक त्वरण का मतलब क्या होता है कि सर धनात्मक त्वरण का मतलब होता है जब चाल समय के साथ बढ़े। जब चाल समय के साथ बढ़े, जब चाल जो है वो समय के साथ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण। और जब चाल समय के साथ कम हो, जब चाल समय के साथ कम हो, उसको बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। जैसे बात को सुनिएगा, जैसे बच्चों कि ये वेग इधर है और आप त्वरण इस तरफ लगा रहे हो। त्वरण मतलब बल लगाना। ये कोई आगे जाना चाह रहा था, आप उसको पीछे खींच रहे हो। कोई आगे जाना चाह रहा था, उसको आप पीछे खींच रहे हो। इसका मतलब आप उसको स्लो करोगे, धीरे करोगे। तो जो धीरे करता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, और जो तेज करता है वो धनात्मक त्वरण होता है। दो ही बात सुननी है। जो धीरे करता है वो ऋणात्मक त्वरण होता है, और जो तेज करता है वो क्या होता है? धनात्मक त्वरण होता है। अब बच्चों एक चीज का मुझे उत्तर दो कि ये कोई कण है, इसका वेग इधर है, और मैंने त्वरण यानी बल इस तरफ लगाया किसी कोण थीटा पे। तो अब बताओ ये वेग का मान समय के साथ बढ़ेगा या कम होगा? अगर इसी दिशा में लगाता तो बढ़ता, पक्की बात है। विपरीत दिशा में खींचता तो कम होता, पक्की बात है। अब मैंने त्वरण इस दिशा में लगा दिया, तो मुझे बताओ कि ये वेग का मान बढ़ाएगा या कम करेगा? बताइए सारे लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ऐसी चीजों के लिए कमेंट में तैयार रहे करो, ठीक है? बताओ बढ़ाएगा या कम करेगा? क्या करेगा सर? बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाएगा। कितनी अच्छी बात कही। क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं ये दोनों सदिश राशि है। हम लोग जानते हैं ये दोनों सदिश राशि है। तो हम क्या करेंगे? इस ए के दो घटक कर लेंगे। इस ए के दो घटक कर लेंगे सर। कैसे? कि सर एक घटक, जैसे ये वेग इधर है, ठीक है, तो ए का आप देखोगे, आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, कोई चीज इधर जा रही है, इसको ऐसे टेढ़ा धक्का दे रहे हैं, तो टेढ़ा धक्का दे रहे हैं तो चलो इधर वाली बात तो ठीक है, लेकिन इस एक का घटक एक इधर भी तो आ रहा है ना। इधर क्या आएगा? ए कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। ए के दो घटक कर लिए, एक तो इधर आ गया ए कोस थीटा, और एक इधर आ गया क्या? ए साइन थीटा। तो ए कोस थीटा की वजह से, चलो ए साइन थीटा तो उसके लंबवत लग रहा है, वो तो ना तो बढ़ाएगा ना कम करेगा, ना बढ़ाएगा ना कम करेगा। लेकिन ए कोस थीटा तो क्या देगा बच्चों? धक्का देगा। ए कोस थीटा तो क्या देगा? धक्का देगा आगे की ओर। यानी इसका मतलब ये बढ़ेगा, इसकी चाल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो वही चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं कि धनात्मक त्वरण जब होता है बच्चों, तो चाल समय के साथ बढ़ती है, और उस समय वेग और त्वरण के मध्य, वेग और त्वरण के मध्य जो थीटा है आपका, वो 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके 90 तक कुछ भी होगा तो आप सीधा बोलोगे कि चाल समय के साथ बढ़ेगी और वो धनात्मक त्वरण है। उल्टी बात करें यहां पर कि सर वेग इधर है और त्वरण ऐसे कुछ पीछे खींच रहा है, तो पीछे खींच रहा है यानी थीटा का मान जब 90 से ज्यादा है, थीटा का मान जब 90 से कम है तो वो वेग को आगे ही धक्का दे रहा है। लेकिन ऐसे पीछे खींच रहा है यानी थीटा का मान 90 से ज्यादा है। 90 से लेके 180 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 180 होगा तो डेफिनेटली दिखेगा कि खींचेगा ही खींचेगा, लेकिन ऐसे भी खींचना है तो पीछे खींचना ही ना। किसी कोण पर खींच रहा है तो रोकेगा तो सही, धीरे तो होगी कोई चीज। सीधी सी बात है, कोई ट्रॉली जा रही है, आप उसको ऐसे बैठ के पीछे खींचो या हाथ से ऐसे ऊपर खड़े खड़े पीछे खींचो, पीछे खींचना तो हो गया, तो पीछे खींचना हो गया तो वेग तो कम होगा ही होगा। तो जब आपका थीटा का मान 90 से बड़ा हो
और 180 तक कुछ भी हो तो आप उसको क्या बोलते हो, ऋणात्मक त्वरण। क्या बोलते हो बच्चों, ऋणात्मक त्वरण। और एक तीसरा होता है न्यूट्रल, हालांकि मैं नहीं बोलना चाह रहा इस बात को, उदासीन त्वरण। उदासीन का मतलब जब चाल नहीं बदले, जब चाल नहीं बदले, केवल दिशा बदले, केवल दिशा बदले। जब चाल नहीं बदले, केवल क्या बदले बच्चों, दिशा बदले, केवल डायरेक्शन बदले, चाल नहीं बदलेगी, केवल क्या बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगी, दिशा सिर्फ केवल और केवल डायरेक्शन बदल रही है, मान नहीं बदला। जैसे अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ये सर्कल वाला कहां गया, काफी पीछे चला गया, ये जो सर्किल वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ दिशा बदल रही थी, सिर्फ क्या बदल रही थी, दिशा बदल रही थी। तो क्या होगा, तो सर उस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, तो उस जगह पर हम क्या बोलेंगे कि उस जगह पर सर वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप लोग जानते हो भाई, वृत्तीय गति होता है, एक समरूप वृत्तीय गति होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो वहां पर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक बार सारे लोग सुने बच्चों ध्यान से कि जब थीटा वेग और त्वरण के बीच में थीटा का मान 0 से 90 के बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण। 90 से 180 के बीच में हो तो ऋणात्मक त्वरण, लेकिन एकदम 90 हो, एकदम 90 हो तो उसको उदासीन त्वरण बोलते हैं। जब चाल नहीं बदलेगी, केवल क्या बदलेगी, दिशा बदलेगी, केवल क्या बदलेगी बच्चों, दिशा बदलेगी। अब मैं आपसे एक समझदारों वाली बात करना चाह रहा, हम लोगों ने सदिश में क्या पढ़ा, ए डॉट बी पढ़ा है ना। ए डॉट बी का अपना मतलब होता था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, और इनके पास दिशा तो होती नहीं थी, बिल्कुल सर नहीं होती थी। तो ए डॉट बी का मतलब ये मैग्नीट्यूड है, दोनों परिमाण है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। उत्तर पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए वो तो सिर्फ कोस थीटा के मान पर निर्भर करेगा। कोस थीटा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका उत्तर पॉजिटिव, और कोस थीटा नेगेटिव आ रहा है तो आपका उत्तर नेगेटिव, क्योंकि ये तो दोनों परिमाण है, परिमाण तो कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो वही बात मैं यहां पर लगाना चाह रहा हूं भाई, कि प्रकृति की निर्धारणा हम लोग करेंगे हमेशा ए डॉट वी से, एक्सलरेशन और वेलोसिटी के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। एक्सलरेशन और वेलोसिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखेंगे कि सर ए का परिमाण, बी वी का परिमाण वो तो फिक्स है, और साथ में देख लेंगे कोस थीटा। कोस थीटा के बारे में हमसे ज्यादा क्यों जानता है, कौन जान सकता है कि कोस थीटा जो है सर प्रथम क्वाड्रेंट में, यानी जब 0 से लेके 90 के बीच में हो तो सर कोस थीटा पॉजिटिव होता है। ये तो पॉजिटिव है ही है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मान पॉजिटिव तो ए डॉट वी पॉजिटिव, इसका मान नेगेटिव तो ए डॉट वी नेगेटिव। तो यहां दिख रहा है सर 0 से लेके 90 के बीच में है तो कोस थीटा पॉजिटिव आ गया, और कोस थीटा पॉजिटिव आ गया तो आप सीधा लिख दोगे कि सर ए डॉट वी भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा। यहां पर देखोगे कि सर थीटा 90 से लेकर 180 के बीच में है, थीटा 90 से लेकर 180 के बीच में है, तो 90 से 180 के बीच में है जी सर, तो 90 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, उसमें कोस थीटा नेगेटिव होता है, तो सर यहां पर कोस थीटा नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, 0 से छोटा, तो ए डॉट वी क्या हो जाएगा सर, 0 से छोटा हो जाएगा, ए डॉट वी लेस देन 0 हो जाएगा। और यहां पर तो सर थीटा 90 है, और थीटा 90 है तो थीटा 90 है तो कोस थीटा क्या हो गया सर, कोस थीटा हो गया आपका 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू हो गई 0, तो यहां पर ए डॉट वी जो है बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। ये 3 कंडीशंस आप लोग ध्यान में रखना, इतने क्वेश्चन इनसे आते हैं, इतनी चीजें थ्योरेटिकल पोर्शन में, इतनी न्यूमेरिकल पोर्शन में अच्छे से आती है, तो ये आपके प्रत्येक के शॉर्ट नोट्स में एज इट इज टेबल बनी हुई होनी चाहिए आपकी, जब भी जरूरत पड़े, और जब एक दो बार याद हो जाए फिर हटा देना चाहिए, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स भी अपडेट करते रहने जरूरी है, ऐसा नहीं है कि एक ही शॉर्ट नोट शुरुआत में बना रहे हो लास्ट तक करो, जैसे जैसे आपकी रिवीजन में ये दिमाग में बैठ जाएगी बात, हटा देना फिर, ठीक है ये तो हो गया सर, अपना बात आ गई दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ ना बोलो भाई, अरे काम की बात समझ में आई कि नहीं आई, मजे आने वाली बात थी कि नहीं थी, बस मजा आना चाहिए। देखो हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। तो कल इन चीजों पे क्वेश्चन करेंगे, इस पर एक बार फिर से विचार करना, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा कहां काम में आता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, समरूप एक समान वृत्तीय गति, क्या है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ना, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है ना। ओके, एक बच्चा
काफी टाइम से बोल रहा है कि सर d/dx ऑफ cos 30 बता दो यार, 10 एग्जाम। अरे भैया cos 30 का एक नियत मान है, cos 30 जो है वो क्या है, नियत मान है। नियत मान है यानी cos 30 का मान फिक्स है √3/2, तो d/dx ऑफ √3/2 किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कहां के डाउट लेके बैठ जाते हो, एक ही चीज को समझ लिया करो बात को। इतना 5 बार मेरे से पूछा, 5 बार खुद सोचते तो हो जाता। cos 30 √3/2 होता है, √3/2 तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा, क्यों इतनी बार लिख रहे हो? हाँ भाई मामला क्लियर है? ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो सीधी सी कहानी है कि इन पर कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। चतुर्थांश आपको ध्यान में रखना है कि सर फर्स्ट होता है उसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो सर सेकंड में कोस तो नेगेटिव होगा ही होगा, तो ये बात अपनी हो जाएगी। चलिए ओके, बहुत अच्छी बात बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग अच्छे से इसको पूरे को शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना, कल इन चीजों पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? तो जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस से। थैंक यू।